Okay, so in the last class we completed with the accommodation of Belgium. अगर आपको याद होगा तो दो जगह पे प्रॉब्लम थी मेजरली, एक श्रीलंका में और एक बेल्जियम में. श्रीलंका ने गड़बड़ कर दी. श्रीलंका में क्या आ गया था? मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, क्या बोलते हैं उसे? मेजोरिटेरियनिज्म. लेकिन बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया वो एक सॉल्यूशन था, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का. अगर दो लोगों में डिस्प्यूट हो रहा है पावर को लेके तो पावर को शेयर कर दो दोनों के बीच में. यही ये चैप्टर बताना चाह रहा है. ठीक है, अगर एक रोटी को लेके दो लोग लड़ रहे हैं, एक रोटी को लेके दो लोग लड़ रहे हैं, तो ये रोटी डिवाइड कर दो इन दोनों में, नहीं लड़ेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा. इससे एक और चीज होगी कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा क्योंकि सबके पास बराबर पावर है ना. बेल्जियम में यही चीज हमें देखने को मिली. बेल्जियम में हुआ क्या? बेल्जियम में फ्रेंच और डच के बीच में इशू था. दोनों को इक्वल पावर दे दिया तो कोई भी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता. इसके अलावा उनको जो चाहिए उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई है हमने, है ना. पूरा मॉडल याद है, अच्छे से याद है बेल्जियम का. आपको याद है सर लास्ट बेंच क्या हुआ था बेल्जियम में? इफ यू कैन एक्सप्लेन द क्लास, गो अहेड फास्ट. नहीं एक्सप्लेन कर सकते? बेल्जियम में इशू क्या था वो एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे. क्या नाम है आपका? ठीक, यू मीट मी आफ्टर द क्लास. यू वेर एब्सेंट राइट? यू गो अहेड. अकोमोडेशन इन बेल्जियम डायरेक्टली. क्या करा बेल्जियम में? पावर को शेयर कैसे किया? सिंपल. डच कहाँ पे मेजोरिटी में थी? पूरे कंट्री में. पूरे कंट्री गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया किसको? डच और फ्रेंच को. इसके बदले में फ्रेंच कहाँ पे मेजोरिटी में थे? ब्रसल्स में. ब्रसल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्रेंच और डच को. राइट, दिस इज पावर शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. जो डिस्प्यूट था वो पावर को लेके था, दोनों के बीच में शेयर कर दिया ब्रसल्स में और कंट्री लेवल पे. अब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. प्रॉब्लम अगर लैंग्वेज कल्चर को लेके आती तो उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाया हमने जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं. वो सिर्फ लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चरल थिंग्स, डिस्प्यूट्स के बारे में बात करेगी वो गवर्नमेंट, और आप कहीं से भी उसका इलेक्शन करा सकते हो. दैट्स द कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ बेल्जियम बट वेरी यूजफुल. इतना यूजफुल रहा कि बेल्जियम बिकेम द मॉडल फॉर द वर्ल्ड. आगे चल के यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया तो उसका भी हेडक्वार्टर किसे बनाया गया था? बेल्जियम, ब्रसल्स को. यस, ब्रसल्स को बनाया गया. ठीक है, सो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में. दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ था, अगर हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के स्टोरी से देखें तो दोनों जगह पे डेमोक्रेसी है. दोनों जगह पे डेमोक्रेसी है, लेकिन वो दोनों ने डेमोक्रेसी को कैसे यूज करा वो डिफरेंट है. श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन पावर शेयरिंग कैसे, उसका डील कैसे किया उन लोगों ने वो अलग है. श्रीलंका ने बहुत गलत तरीके से किया और उन्होंने डेमोक्रेसी का मिस यूज करा मेजोरिटेरियनिज्म लाके. मेजोरिटेरियनिज्म अगेन क्या होता है? रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी. बस इतना ही लाइन याद रखो चलेगा. रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी चाहेगा वही होगा. दैट्स रॉन्ग. उसमें क्या करेंगे? माइनॉरिटी को इग्नोर कर देंगे. ये श्रीलंका में हुआ, लेकिन बेल्जियम ने उस चीज को अच्छे तरीके से अकोमोडेट करा. ठीक है, दूसरी बात यही देखो, वही आगे बताया हुआ कि लीडर्स हैव रियलाइज कि यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है. किसी भी कम्युनिटी से ज्यादा जरूरी है देश. ठीक है, देश में अगर दो कम्युनिटी लड़ रही है तो दोनों को समझाना पड़ेगा, दोनों को पावर देना पड़ेगा, पावर शेयर करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा. और ये लोगों ने एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करी, इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करी, याद रखना. और सारे कम्युनिटीज में जो भी डिस्प्यूट था उसे सॉल्व किया गया. आगे चल के ये हुआ कि एक पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बनाया गया जो दोनों ने एक्सेप्ट किया. ब्रसल्स में एक्सेप्ट करा फ्रेंच ने, कंट्री में एक्सेप्ट करा डच ने. कोई इश्यू है? ऑल दो श्रीलंका में देखो तो उन लोगों ने एक दूसरे की इंटरेस्ट फीलिंग की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करी. मेजोरिटी कम्युनिटीज जो सिन्हेलिस्ट थे उन्होंने इग्नोर करा द इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज हु वर कॉल्ड तमिल्स. राइट, और इसकी वजह से वहां पे पूरा मेजोरिटेरियनिज्म आया. ये पूरा कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है श्रीलंका का. मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर.
ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री का यूनिटी हट सकता है। जैसा कि आपको याद है, ये दिख रहा है आपको श्रीलंका का मैप। अब डिस्प्यूट इतना ज्यादा मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है नॉर्थ में और ईस्ट में, ये जितने जितने आपको रेड पार्ट दिख रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे तमिल एलम बने, तमिल स्टेट बने, श्रीलंका से अलग हो जाए। ये यूनिटी को तोड़ रहा है। वही बेल्जियम में यूनिटी रिस्टोर होगी। कंट्री इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है? ये पावर शेयरिंग को हमने यूज करा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल है। पावर शेयरिंग जो है प्रूडेंशियल है। प्रूडेंशियल क्या होता है? जो एविडेंस के बेस पे होता है, जो रिसर्च के बेस पे होता है, ठीक है, जिसका आउटकम हमें पता होता है, सोच समझ के स्ट्रक्चर को फॉलो करके होता है, उसको हम लोग प्रूडेंशियल डिसीजन बोलते हैं। प्रूडेंशियल डिसीजन बोलते हैं हम लोग। दो लोग लड़ाई कर रहे थे चॉकलेट के लिए, लड़ाई कर रहे थे। एक बच्ची आई मेरे पास और बहुत तेज से रोने लगी, बोली अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए, अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मैंने बोला कि अंकल मत बोलो, भैया बोलो। तो उसने भैया बोला, तो बोले मुझे चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो। और मैंने उसे चॉकलेट दे दी क्योंकि वो रो रही थी। दिस इज मोरल डिसीजन, दिस इज मोरल डिसीजन। बाद में मुझे पता चला कि ये ऑलरेडी चॉकलेट खा के बैठी है, ये इसका नाटक है। समझ आ रहा है? मैंने मोरल डिसीजन दे दिया, बट मैंने इनजस्टिस करा दूसरी बच्ची के साथ जो रो नहीं रही थी, पर उसको चॉकलेट नहीं मिला था, और ये बहन 2 चॉकलेट खा के बैठी है। समझ आ रहा है? मोरल डिसीजन हो सकता है गलत हो, वो क्विक डिसीजन होता है, आप तुरंत अपने इमोशंस में बह के डिसीजन ले लेते हो। लेकिन प्रूडेंशियल डिसीजन एविडेंस पे बेस्ड होता है, रिसर्च पे बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, रीजन पे बेस्ड होता है। ठीक है, प्रूडेंशियल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि श्रीलंका ने किया, मेजॉरिटी कम्युनिटी के इमोशंस में आके उनकी बात मान ली, बुद्धिज्म उनके रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, ठीक है, इमोशंस में आके। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी प्रूडेंशियल डिसीजन लेके, बेस्ड ऑन प्रूडेंस, ठीक है, अच्छे से कैलकुलेशन करके कि क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हर एक चीज का सॉल्यूशन। अगर कुछ गड़बड़ हुई आगे चल के तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी इन्होंने निकाल रखा था। तो आप भी कोई डिसीजन लेंगे तो प्रूडेंशियल डिसीजन ज्यादा जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, हर जगह प्रूडेंशियल डिसीजन जरूरी नहीं होता, यही मैं आपको बता दूं। रियल लाइफ में अगर आपको दिख रहा है कहीं पे कि कोई इमोशनल है, कोई रो रहा है, तो तुरंत रिसर्च करने मत चले जाना कि अरे यार ये रो क्यों रही है, ये रीज़न हो सकता है, पक्का रो रही है, मगर मच के तो आंसू नहीं है। हर जगह रीज़न करने मत चले जाना, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? बट जब कोई बहुत बड़ी डिसीजन ले रहे हो आप, तो उसमें प्रूडेंशियल डिसीजन ही लेना भाई, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताओगे। सही बोल रहा हूँ, है ना? प्रूडेंशियल डिसीजन लेते हो आप लोग? अभी 10th के बाद जब 11th में जाओगे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तब प्रूडेंशियल डिसीजन लेना, इमोशनल डिसीजन मत लेना कि अरे मेरा दोस्त भी साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूँगा, अरे मेरे 4-5 दोस्त कॉमर्स लेके स्कूल में जा रहे हैं, मैं भी कॉमर्स लेके स्कूल में जाऊँगा। दोस्तों के पीछे 12th के बाद फिर पछताओगे कि अरे यार ये क्या कर लिया, मेरा तो ध्यान ही नहीं था साइंस में, मुझे पसंद ही नहीं था कॉमर्स, मुझे सही नहीं लगता था ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। सब अच्छे से रिसर्च करके सोच समझ के अपने हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देर आर 2 डिफरेंट रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। एक तो प्रूडेंशियल रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन है, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम, अच्छा आउटकम लेके आता है। वी सॉ द केस ऑफ बेल्जियम। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है ग्रुप के बीच में। पावर शेयरिंग स्टेबिलिटी बनाता है पॉलिटिकल ऑर्डर में, पॉलिटिकल ऑर्डर ठीक रहता है। क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्डर बिगड़ता कैसे है? मैं चाहता हूं, सुनना बहुत सिंपल सा है, बहुत हार्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, ठीक है, इलेक्शन। मेरे बाजू में एक बंदा है, वो चाहता है बीजेपी जीते इलेक्शन, ठीक है। और हम गवर्नमेंट ने क्या देखा कि
कि ये दोनों के बीच में रोज लड़ाई होता है, बीजेपी कांग्रेस लेके, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे का सर और फोड़ चुके 3-4 बार। बेस्ट आउटकम क्या निकाल सकती है गवर्नमेंट कि यार ये दोनों लोग अगर इस कम्युनिटी के बेसिस पे लड़ रहे हैं तो आधा पावर बीजेपी को दो, आधा पावर कांग्रेस को दो, खत्म करो इन लोग का डिस्प्यूट। यही डिस्प्यूट है, समझ आ रहा है आपको? ग्रुप्स के बीच में ऐसा ही डिस्प्यूट होता है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका, पावर शेयरिंग करेंगे हम लोग, पॉलिटिकल ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये दोनों लोग इसी बात पे लड़ते थे, अब तो दोनों के पास पावर है ना? अब पॉलिटिकल ऑर्डर में कोई इशू नहीं आएगा, ध्यान रखना। आगे, imposing the will of majority community over the others may look like an attractive option in the short run। जब मुझे जीतना होगा ना कोई भी गवर्नमेंट, मुझे इलेक्शन लड़ना होगा, तो मैं भी इस तरीके से जाऊंगा, समझना इस बात को। मुझे इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, मैं लालची हूँ। एक मिनिस्टर, एक एमएलए, एक एमपी ऐसे ही सोचता है, मैं लालची हूँ भाई, मुझे कैसे वोट मिलेगा? मैंने देखा ये एक एरिया है, मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कौन से कम्युनिटी के हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, ठीक है, अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आके ब्राह्मण लोग कितने स्ट्रांग होते हैं, ब्राह्मण लोग कितने महान होते हैं, तुम सब ब्राह्मण हो, मुझे वोट देना। ये शॉर्ट रन में अच्छा लगेगा, लॉन्ग रन में अच्छा नहीं लगेगा ये। आगे चल के मैंने इस बेसिस पे अगर वोट मांगा है मैंने, तो मैंने एक और चीज करी है, मैंने माइनॉरिटी को सप्रेस करा है, और फिर मेजोरिटी और माइनॉरिटी में लड़ाई होगी, ब्राह्मण और बाकी कम्युनिटीज में लड़ाई होगी। वो करवाया किसने? मैंने करवाया, समझे बात को? ठीक है, ये इसी तरीके से होता है। शॉर्ट रन में लगता है बहुत अच्छी चीज है मेजोरिटेरियनिज्म, आगे चल के इसकी वजह से सिविल वॉर तक हो जाती है, बड़े बड़े लड़ाई, बड़ी बड़ी कंट्रीज खत्म हो जाती है। इसको टायरेनी ऑफ मेजोरिटी भी बोला जाता है। टायरेनी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, मैं वर्ड का मतलब बता दे रहा हूं आपको, डिक्टेटरशिप, ठीक है। इनफैक्ट आप डिक्टेटर्स को टायरेंट्स भी बोल सकते हो, हिटलर को बहुत फेमस टायरेंट बोला जाता है, ठीक है। ऑल्सो वन सजेशन, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है टायरेंट्स, टायरेंट्स नाम है, उसमें 4 पॉपुलर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की पूरी स्टोरी है, अगर आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा आपको, जिसमें हिटलर है एक, गद्दाफी है एक, और हाँ मुसोलिनी नहीं है, थोड़े मॉडर्न टाइम्स के, मुसोलिनी सिर्फ पुराने टाइम से खाली हिटलर है, और बाकी समझ लो पोस्ट 1940s का है, सद्दाम हुसैन है, यस, सद्दाम हुसैन की स्टोरी है, उसका एग्जीक्यूशन भी है, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे 4 एपिसोड की है, तो आप लोग कभी फ्री रहना देख सकते हो, 3.5 घंटे जाएंगे आपके, बट यू विल गेट टायरेंट्स काम कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा। हाँ, उसका नाम है हाउ टू बिकम टायरेंट, हाँ यही नाम है, हाउ टू बिकम टायरेंट, ये नाम है। उसमें उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप टायरेंट कैसे बन सकते हो, आप डिक्टेटर कैसे बन सकते हो। तो पहले आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, स्टेप वन बताता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना है रिलीजन के नाम पे और स्ट्रॉन्ग बनने के नाम पे, और उसमें एग्जाम्पल दिया है पूरा हिटलर का, पूरा हिटलर को समझाया है कि हिटलर ने कैसे क्या क्या यूज़ करके अपनी टायरेनी जमाई। फिर सद्दाम हुसैन का भी स्टोरी है, और एक अफ्रीकन है गद्दाफी, जानते होगे आप लोग, मोहम्मद गद्दाफी नाम है उसका, टोटल 4 लोगों का है, ठीक है। और ये चारों टायरेंट्स इतनी बुरी तरीके से मरते हैं ना लास्ट में, वो आपको बताएगा कि टायरेनी कितनी बुरी चीज़ है। सो संडे सैटरडे व्हेनेवर यू आर फ्री, वॉच दैट आउट। आगे बात करते हैं हम लोग, मोरल रीजन, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मोरल रीजन खराब है, मोरल ग्राउंड खराब है, इस बात को ध्यान रखना। मैं ये बोल रहा हूँ प्रूडेंशियल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई बड़ी चीज़ें करते हो तो उसमें मोरली नहीं सोचना होता, प्रूडेंशियली सोचना होता है, आपका डिसीजन होना चाहिए प्रूडेंशियल वे में। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोरल रीजन को इग्नोर कर देना है, मोरल रीजन भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट पावर शेयरिंग में मोरल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोरल रीजन क्या है इसमें, प्लीज ध्यान से समझना। एक मोरल रीजन मैं समझाता हूँ, 2 कम्युनिटी आपस में लड़ रही है, इसकी वजह से मेरा देश ब्रेक हो सकता है, समझ आ रहा है? मेरा देश इंपॉर्टेंट है कि ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? देश इंपॉर्टेंट है, ये मोरल रीजन है। क्या रीजन है ये मोरल रीजन है। तो मोरल रीजन का यूज भी किया जाता है
पावर शेयरिंग में। देश को बचाने के लिए किया मैंने पावर शेयरिंग, क्योंकि अगर इस क्लास में 70% लोग हैं, मान लो कम्युनिटी ए के, 30% लोग हैं कम्युनिटी बी के, 70% चाहता है लाइट ऑफ हो जानी चाहिए वाली, ठीक है, 70% चाहता है लाइट ऑफ होना चाहिए, 30% चाहता है नहीं लाइट नहीं ऑफ होनी चाहिए। अच्छा, मैंने बोला कि लाइट ऑफ होगी क्योंकि 70% लोग बोल रहे हैं भाई 70% बहुत ज़रूरी है। 30% क्या बोल रहा है, बोल रहा है आप लाइट बंद कर दो, हम लोग क्लास से भाग जाएंगे, विल वॉक ऑफ। तो मैं इन 70% को समझाऊंगा कि आप मुझे बताओ आपकी नीड ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्लास, आप बताओ मुझे, ये आपकी नीड ज़्यादा ज़रूरी है या पूरी क्लास ज़रूरी है? पूरी क्लास ज़रूरी है, पूरी क्लास ज़रूरी है। ये मोरल रीज़न दिया मैंने, ये कोई प्रूडेंशियल रीज़न नहीं है, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, इसके पीछे कोई रीज़न लॉजिक लगाया ही नहीं मैंने, बस सिंपल सी बात है, आपकी नीड ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्लास, एक कम्युनिटी की नीड ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा देश, ये मोरल रीज़न है। मोरल रीज़न का भी यूज़ करना पड़ता है, याद रखना, ठीक है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक्सरसाइज हो पाएगा, क्योंकि पावर शेयर नहीं करोगे डेमोक्रेसी में तो कोई फर्क नहीं है डेमोक्रेसी और मोनार्की में। मोनार्की क्या था, एक राजा रूल कर रहा था, सारी पावर्स उसके पास थी, मैंने बोला हम लोग राजा को इलेक्ट करेंगे और सारी पावर उसके पास रहेगी, तो वो अपने पावर का मिसयूज करेगा, इसीलिए पावर को शेयर करना पड़ेगा, एक राजा नहीं रहेगा, राजा भी गलती कर सकता है, इसीलिए हम लोग पावर शेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी बारे में है, विच इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या नाम है इसका? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। प्लीज ध्यान से देखना, 4 मेजर फॉर्म है, यही इतना ही है पार्ट ऑफ द चैप्टर। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी कंप्लीट, चैप्टर इज ओवर, है ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ, केस स्टडी भी है 1-2, वो भी हम पढ़ेंगे। केस स्टडी ऑफ जर्मनी का है, हाँ, खलील स्टोरी है ना, हाँ हाँ, इसके बारे में बताऊंगा मैं। इनफैक्ट 2-3 और केस स्टडी पढ़ लेंगे हम लोग, केस स्टडी चाहिए तो आप लोग, ठीक है। पहले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग करते हैं, ठीक है। खलील्स डिलेमा जो केस स्टडी है आप में, वो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताने के लिए यूज हुआ है, वो एक तरीके का पावर शेयरिंग ही है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, लेबनन, ठीक है। लेबनन इज अ कंट्री जिसका कैपिटल बीरुट है, पता होगा, बीरुट इज द कैपिटल। ईरान के पास ही ये कंट्री, इजराइल के पास है ये कंट्री, अभी इनफैक्ट वॉर भी चल रहा है, लेबनन को बहुत मार रहे इजराइल वाले अभी राइट नाउ। तो लेबनन का प्रॉब्लम क्या है, लेबनन में ना शिया मुस्लिम्स भी हैं, सुन्नी मुस्लिम्स भी हैं। मुस्लिम के अंदर 2 कम्युनिटी होती है, शिया सुन्नी, और क्रिश्चियंस के अंदर 2 कम्युनिटी होती है, कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स, है ना, सही बोल रहा हूँ। अभी इनके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये 2 लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम्स तो आपस में लड़ते ही है, पर शिया सुन्नी भी आपस में लड़ते हैं और कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ते हैं, तो ये 4 ग्रुप बन गया है टोटल जो आपस में लड़ते हैं। तो पावर शेयर कैसे करें, यहाँ तो भाई कभी भी दंगा हो सकता है। कल मैंने चुप कराया था हिंदू मुस्लिम, सॉरी क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को कि मत लड़ो, आज मुस्लिम लड़ने लग गए, इनको चुप कराया तब से क्रिश्चियन लड़ने लग गए, उनको चुप कराया तो शिया वर्सेस कैथलिक हो गया सुन्नी वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स हो गया। ये तो कितनी सारी ग्रुप्स आपस में है, कोई किसी से भी लड़ सकता है, कोई किसी से भी दोस्ती कर सकता है ना। तो इसमें पावर शेयरिंग कैसी होगी, इन लोगों ने बहुत अच्छा पावर शेयरिंग का मॉडल इंट्रोड्यूस किया लेबनन में। इन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का होगा, आई थिंक शियाज आर इन मेजॉरिटी इफ आई एम राइट, सुन्नी आर इन मेजॉरिटी इन लेबनान में सुन्नी मेजॉरिटी में है। तो इन्होंने बोला जो प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट है वो हम हर बार सुन्नी के लिए रिजर्व होगी, ठीक है, पर प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो शिया मुस्लिम होगा। और एक और इन्होंने पोस्ट बनाई, वो बनाई कैथलिक के लिए, और एक और पोस्ट बनाई इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के लिए। ऐसी 4 अलग अलग पोस्ट बना दी जो रिजर्व होगी, हर बार शिया को जाएगी ये वाली पोस्ट, सुन्नी को जाएगी ये वाली पोस्ट, ठीक है, कैथलिक को जाएगी ये वाली पोस्ट,
प्रोटेस्टेंट्स को जाएगी ये वाली पोस्ट। तो मैं लेबनान में एक सिटीजन हूँ जो शायद शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है या सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता है या कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट्स है, इन चारों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सबके बीच में पावर शेयरिंग हो गई है, हर एक का लीडर है वहां पे पार्लियामेंट में, आपको हर एक का लीडर दिख जाएगा क्योंकि उसके सीट रिजर्व है और कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। दैट्स अ वे ऑफ पावर शेयरिंग, जैसा बेल्जियम में आपने देखा ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी के बेसिस पे, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, मेजोरिटी कम्युनिटी का ही नहीं खाली, क्लियर है। अभी हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग आया क्यों है समझना। जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर पावर शेयर नहीं करोगे डेमोक्रेसी में तो उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। पावर शेयरिंग इनफैक्ट ऑपोजिट है यूनिटी के, समझना। पावर शेयरिंग यूनिटी के अगेंस्ट है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल ऑर्डर के अगेंस्ट है। पावर शेयरिंग क्या बोलता है कि ये एक गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, पूरे देश की एक गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री की, वो अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो पूरी जगह पे ध्यान ही नहीं दे सकती, यहाँ क्या हो रहा है, 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 दे कैन नॉट फोकस देयर। इसीलिए इन पावर को डिवाइड होना चाहिए, यहाँ की अलग गवर्नमेंट, यहाँ की अलग गवर्नमेंट, यहाँ की अलग गवर्नमेंट, यहाँ की अलग गवर्नमेंट, और पूरी जगह की एक और अलग गवर्नमेंट बना लो आप, ठीक है। अगर पूरे देश की एक ही गवर्नमेंट होगी तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कोई भी गलती करेगा हम कुछ बोल ही नहीं सकते, एक ही गवर्नमेंट ही है, वो गलती करता रहेगा हम देखते जाएंगे, वी हैव नो चेक एंड बैलेंस, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आपने देखा है, बहुत टाइम से, हज़ारों साल से पावर, गवर्नमेंट की पूरी पावर एक पर्सन के पास थी या एक ग्रुप के पास, जिसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनार्की। ये पता नहीं क्या होता है, इसमें इरेजर नहीं आता कभी कभी। Group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce this. एक प्रॉब्लम है पावर शेयरिंग में, एक प्रॉब्लम है पावर शेयरिंग में। प्रॉब्लम क्या है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। पहले जब राजा था ना, तो जो भी डिसीजन लेना था राजा तुरंत ले लेता था। अब राजा के पास सारी पावर नहीं है, कोई डिसीजन लेना है तो पहले पार्लियामेंट में पास होगा, मिनिस्ट्री में जाएगा, तब प्रेसिडेंट से साइन होगा, तब इन्फोर्स होगा, उस डिपार्टमेंट तक जाएगा, और ये सब होने में 1-2 साल लग सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, रियल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर आपने शायद पढ़ा भी होगा, 1979 में बीपी मंडल थे, है ना, बीपी मंडल साहब थे। इन्होंने रिसर्च करके बताया कि एक कम्युनिटी है जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है, इनका एजुकेशन कम है, इसकी वजह से इनका इनकम भी कम है, हमें उन्हें रिजर्वेशन देनी चाहिए। अभी तक एससी और एसटी को ही मिल रहा है। बीपी मंडल साहब ने बोला कि एक और कम्युनिटी है जिसको मिलनी चाहिए। इन्होंने 1979 में रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करा, 1981 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी मिनिस्ट्री को, ठीक है। 1981 में रिपोर्ट को सबमिट कर दी है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बोलते हैं ये इसे, ठीक है। आगे गवर्नमेंट आई, इग्नोर कर दी। 1984 में मंडल साहब ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, ग्रुप बनी, प्रोटेस्ट हुआ, वीपी सिंह करके एक लीडर है, उन्होंने बोला कि मुझे जिता दो, मैं पास कर दूंगा जनता दल की गवर्नमेंट में। भाई साहब जीते इलेक्शन 1989 में, पास करा 1991 में, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फाइनली ये पास हुआ 1993 में, ठीक है। इंप्लीमेंट हुआ उसके भी 2 साल के बाद 1995 में, समझ आ रहा है। पास होने के बाद भी आपको डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंटेशन भेजना पड़ता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। 1979 से एक लॉ बनना स्टार्ट हुआ है, खत्म कब हुआ भाई, 1995 में, ऑलमोस्ट 20 साल, है ना, 20 साल ले लिए इन्होंने। वहीं अगर कोई राजा होता, इन्होंने रिपोर्ट बनाई, राजा ने पढ़ा, बोला बहुत अच्छा है मंडल साहब, आज से पास, आज से अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस
ओबीसी को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि एक ही पर्सन है वहाँ पे। समझ आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जब हम लोग देखते हैं पावर शेयरिंग को, तो है ना, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बहुत टाइम लग गया यार, इतना बड़ा इशू आ गया, पर इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जब से आया है दुनिया भर में, वन पर्सन के पास पावर का जो आइडिया है, पावर शुड लाई इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, इस नोशन को ही हमने बदल दिया है। हमने बोला ऐसा कुछ होगा नहीं, पावर डिस्पर्स होगा, पावर शेयर होगा। ठीक है, 4 वे में पावर शेयर होता है एक डेमोक्रेसी में, प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। 4 वेज में पावर को शेयर किया जाता है एक डेमोक्रेसी में। वो 4 चीजें क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, और अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। 4 लोगों में 4 तरीके से पावर शेयर होता है। बता देता हूँ मैं आप लोग को। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है, जितना भी पॉलिटिकल पावर है वो किसकी वजह से आया है डेमोक्रेसी में? पीपल की वजह से। सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। एक तरीके से पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, मैं डायरेक्ट रूल नहीं करता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही रूल करता हूँ, पर मैंने इलेक्ट करके भेजा है एमएलए को, एमपी को, वो मेरे लिए काम कर रहा है। समझ आ रहा है? तो एक तरीके से मेरे पास ही पावर है देखा जाए तो। कोई गलत बात बोल रहा हूं मैं? आगे, गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा गवर्नमेंट बनना है, तो सबका ओपिनियन सुनो। समझ आ रहा है? सबका, जितना मल्टीपल ओपिनियन आप सुनोगे उतना बढ़िया डिसीजन ले पाओगे। तो डेमोक्रेसी में यही होता है, सबकी बात सुननी पड़ेगी आपको, भले वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, हाइट कम है उसकी, कलर अलग है, सुनना पड़ेगा आपको। बाल नहीं है उसके, बहुत बड़े बाल है उसके, चश्मा पहनता है, नहीं पहनता है, ब्लैक टी शर्ट फेवरेट है उसका, कुछ भी हो, आपको बात सुननी पड़ेगी। जितना ओपिनियन लोगे आप, उतना बेटर गवर्नमेंट फॉर्म होगा। सही बोल रहा हूँ? पक्का? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भाई? वो लास्ट बेंच में बुलाओ एक जन को। गुड मॉर्निंग, कैसा? जय श्री राम। सही है सब? कितनी उंगली है? 2 उंगली है? सही है। आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो? किस बारे में हम पढ़ रहे हैं पता है? आप कहाँ हो पता है? कहाँ हो आप? रूम नंबर कौन सा है? 4 है। अच्छा, सही है ना सब? पानी वानी पी लो। दो भाई पानी दो, उनको पानी दो। नींद आ रही है उसको, नींद आ रही है। ही वॉज जस्ट आउट। उसको 2 लोगों ने ऐसे से उठाया था, उठा है अभी। ये भी ध्यान नहीं तुझे? अच्छा, ओ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, एक बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा भाई? हाँ मुझे पता ही था गलत नाम बताएगा, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं है वो कौन है अभी। ठीक है, वो इस दुनिया में इस समय नहीं है। वो पढ़ते पढ़ते सपने में चला गया। सपने में क्या देखा भाई? तू लेबनान पहुंच गया था क्या? क्या था तू, शिया या सुन्नी, कौन सा मुस्लिम था? ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला कट कर देंगे हम लोग, इतना पार्ट हम लोग कट, इतना पार्ट हम लोग कट कर देंगे गाइस। ठीक है ना? है ना? कट कर देंगे। एग्जैक्टली ये इस वाले पेज पे आएगा जब, कट कर देंगे इसको। चलो, ये 4 टाइप के डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। आपके लिए तो अब ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर हो चुका है। आपके तो आप वापस सो जाओ, क्योंकि अब यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। आपके लिए कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बचा है। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ पावर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कर रहे हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पक्का सबको कंफर्म है ना? क्योंकि मैं जब तक 10th में था मुझे नहीं कंफर्म।
मैं कंफ्यूज हो जाता था बार बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, है ना। ये बनाता था मैं, कभी कभी इधर एक्स लिख देता था, कभी कभी इधर एक्स लिख देता था, तो यही बड़ी मिस्टेक थी। पर ये अब मैं कंफर्म हूँ, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और इसी को अगर आप ऐसे कर दो तो वर्टिकल होता है। सही बोल रहा हूँ? चलो, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्योंकि ये ऐसे लिखा है इसलिए मैं बताना चाह रहा था। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बताता क्या है समझना, पहले आप हॉरिजॉन्टल आइडिया को समझो। इसमें जितने लोग भी आएंगे सबके पास इक्वल पावर है। हॉरिजॉन्टल इसलिए ऐसा बनाया गया है, और वर्टिकल ऐसा बनाया गया है। वर्टिकल में जो सबसे ऊपर होगा उसके पास ज़्यादा पावर है ना, और जो सबसे नीचे जाएगा उसके पास कम पावर है। यही डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में सबके पास इक्वल पावर है, और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मेन आइडिया ये है कि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर पाए। उस हिसाब से एक गवर्नमेंट 3 ऑर्गन में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या काम करती है? लॉ बनाने का, मेक्स लॉ, अच्छा मेक लॉज, ठीक है, मेक लॉज, बस इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है। पर इन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। इम्प्लीमेंट्स, बस इम्प्लीमेंट कर दी, किसी ने लॉ ब्रेक करा, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव पकड़ के लेके जाएगी जुडिशरी के पास। जुडिशरी क्या काम करने का क्या काम करती है? प्रोटेक्ट्स द लॉ। इस लॉ को बनाया लेजिस्लेचर ने, इम्प्लीमेंट इन्होंने करा, प्रोटेक्ट कौन करेगा? जुडिशरी। प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है? पनिशमेंट देके। लॉ बनाया, किसी ने ब्रेक किया, पनिशमेंट देंगे ताकि और कोई ब्रेक ना करे। इस तरीके से लॉ को बचाया हमने, ठीक है। तो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम जुडिशरी कर सकता है, जुडिशरी ही खाली पनिश कर सकता है। इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है पनिश कर दे, ठीक है। एक और बात यहीं से बताना चाहता हूं आपको, कल को लेजिस्लेचर अगर पावर का मिसयूज करता है तो इसको चेक करने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। कल को एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज करता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसके साथ ही। चलो, ये दोनों अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो जुडिशरी है इनको रोकने के लिए। समझ आ रहा है? जुडिशरी है, आ जाता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, मैं एक एग्जांपल आपको रिसेंट टाइम का बताता हूं। अभी रिसेंटली आया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी जानते होंगे आप लोग, जिसमें यूनिवर्सिटीज के अंदर SC/ST एक्ट की बात हुई थी। इसमें बोला था कि जो स्टूडेंट्स अंदर रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, SC/ST स्टूडेंट्स हरासमेंट की कंप्लेन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक एक्ट पास हुआ था। मेन समझो मोटिव क्या होगा इस एक्ट का? मेन मोटिव ये होगा कि हम वोट लेंगे SC/ST का, इस मोटिव से पास किया। पर ये गलत है ना, बाकी किसी के साथ भी हरासमेंट हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, इसे लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मिसयूज़ कितना होगा इस एक्ट का? पास कर दिया था लेजिस्लेचर ने, इम्प्लीमेंट कर दिया था एग्जीक्यूटिव ने। यूजीसी कमीशन जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ का ध्यान देती है देश में, उन्होंने बोला हाँ आप करेंगे। जुडिशरी आया, बोला नहीं पास होगा, पूरे लॉ को कैंसिल कर दिया, ठीक है। जुडिशरी ने आया, बोला कि नहीं ये ऐसा कोई लॉ पास नहीं होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, सिटीजन की राइट्स इसमें खराब होगी, और जुडिशरी ने इनके पावर को हटा दिया। तो अगर ये पावर मिसयूज करते हैं, ये पावर मिसयूज करते हैं जुडिशरी, अच्छा जुडिशरी पावर मिसयूज करेगा तब ये लोग भी हैं, क्योंकि जज का अपॉइंटमेंट यही लोग मिलके करते हैं। समझ आ रहा है? तो अगर जुडिशरी ने कुछ गलती करी, किसी जज के ऊपर ऐसा आरोप आया कि जज भाई पकड़ा गया है घूस लेते हुए, 50 लाख का घूस लिया है इस जज ने, अब जज का कैसे क्या करेंगे? जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास होगा लेजिस्लेचर में, उसको निकाल देंगे, फिर जेल भेजेंगे। तो ये भी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट सबकी पावर डिसाइडेड है, कौन क्या काम कर सकता है। लेजिस्लेचर को लॉ बनाना है, उससे ज़्यादा बोलना नहीं है। एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ग्राउंड तक पहुंचाना है उस लॉ को, और जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगा, अपने अपने दायरे में रह के काम करेंगे ये सब, ठीक है। इसके अलावा कोई पावर का मिसयूज ना कर पाए, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे तीनों ऑर्गन। यही काम है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे एक चेक रखेगा
जिसकी वजह से पूरे कंट्री में बैलेंस बना रहेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर सब एक दूसरे पे चेक रखेंगे कि कोई पावर का मिसयूज नहीं रहेगा तो पावर बैलेंस्ड रहेगा, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ भाई? एकदम सही बात है। चलो, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अलग अलग ऑर्गन है बट सबका लेवल सेम है, सबके पास ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम पावर है, ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है? ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर बट ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स की पावर को चेक करता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है। कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता। स्टोरी आपको पता होगा इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी 1970। इंदिरा गांधी किसकी पार्ट होंगी? लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की। लेजिस्लेचर की क्यों पार्ट थी? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। ठीक है? यूपी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। एग्जीक्यूटिव की क्यों पार्ट थी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी। सिंपल सी बात है। ये दोनों जगह बहुत कंट्रोल था। इंदिरा गांधी अपने पावर का मिसयूज करने लग गई थी, कुछ भी करने लग गई थी। ऐसा एलिगेशन लगाया एक पर्सन ने इंदिरा गांधी पे कि ये जो इलेक्शन लड़ी ना इंदिरा गांधी, उसमें उन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स को यूज करा था। समझना सिंपल सी बात। पुलिस को यूज किया था फोर्सफुली वोट पाने के लिए। इस वजह से वो इलेक्शन जीती है। एक बंदे ने फाइल करा केस। केस कहाँ फाइल किया पता है आपको? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक छोटा सा हाई कोर्ट है एक स्टेट का। हाई कोर्ट में पास करा, जुडिशरी के अंडर आया। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस है, रनिंग प्राइम मिनिस्टर, शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री उस टाइम पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया, बोला यस शी हैज यूज्ड स्टेट रिसोर्सेज टू विन द इलेक्शन, इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाना पड़ेगा। अगर इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है 6 महीने के अंदर वापस से इलेक्शन लड़े, जीते, तब मानेंगे हम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिमूव कर दिया उनको। समझ आ रहा है? इतनी पावर है जुडिशरी के पास। खैर उसके बाद उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, इमरजेंसी वगैरह ला के। जो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या करा, एक ही पावर है उनके पास जो उन्होंने यूज कर लिया। उन्होंने बोला देश में हर जगह दंगे हो रहे हैं, दंगे करवाए उन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने खराब करवाया। और रात भर के अंदर उन्होंने क्या किया, कंट्री के अंदर इमरजेंसी इंपोज कर दिया। इमरजेंसी इंपोज होने से क्या होता है, सब कुछ हट जाता है, सबका फंडामेंटल राइट हट जाता है, कंट्री की हर एक गवर्नमेंट हट जाती है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट हट जाती है, गवर्नमेंट ही हट जाती है, आइडिया ऑफ एग्जीक्यूटिव ही खत्म हो जाता है, एक तरीके से लेजिस्लेचर खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेसिडेंट रहेगा। प्रेसिडेंट को हेड बना दिया। अच्छा आप मुझे बताओ प्रेसिडेंट किसकी बात मानता है? प्राइम मिनिस्टर की। तो इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट के थ्रू रूल करती रही। 2 साल इन्होंने ऐसा करा, इमरजेंसी कंट्री में 2 साल तक लगा के रखा। ठीक है? फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं चलेगा, बेवकूफ बना रहे हो आप हमें, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्शंस होंगे अभी। इंदिरा गांधी बोलती है सर दंगे हो रहे, कैसी बात कर रहे हो सर आप, दंगे हो रहे हैं हर जगह पे, सब लड़ रहे हैं। खुद ही थप्पड़ मार के बोल रही है देखो सब लोग लड़ रहे हैं, बॉम्ब फेंक के मारे, सब लोग लड़ रहे हैं सर, हर जगह आग लगी हुई है, आप कैसी बात कर रहे हो। बोले चुप हो जा, अगले साल इलेक्शन होगा। 1976 में इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी हार गई, गवर्नमेंट चेंज हो गया। सिंपल सी स्टोरी। समझ आ रहा है आपको? तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। एक और एग्जांपल है, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट। सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, पुलिस वाले अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले अगर आपको अरेस्ट भी करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जुडिशरी के पास लेके जाना होता है। पुलिस वाले किसी लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है लेजिस्लेचर से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते लोग। समझ में आ रहा है? आगे सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, they can check the functions of executive और laws made by the legislature। ये जुडिशरी को बनाया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं है। अपॉइंटमेंट जो जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जो जज बनता है
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलके बनाते, पर आपने देखा उसी जज ने प्राइम मिनिस्टर को भगाया है। ठीक है, जिस जज को बनाया था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने मिलके, वही जज चाहे तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को हटा सकता है। समझ आ रहा है? तो ये पावर्स दी गई है ताकि कोई भी मिसयूज ना करे पावर का। क्लियर है? अगर आप देखो तो थोड़ा जजेस को अच्छी पावर दी गई है, अच्छी खासी पावर दी गई है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग, ऐसी कोई भी आके नहीं बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनकी डिग्री फेक होती है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, ये भी कट करेंगे गाइस। ठीक है, चलो आप लोगों को कोई भी डाउट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में? अभी वर्टिकल पावर शेयरिंग करेंगे। ओके, वर्टिकल पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल बना दिया जाता है कि आपको इतना ही काम करना है, आपको इतना ही काम करना, इसी सब्जेक्ट्स में काम करने, उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है जिसको 3 नाम दिए गए हैं। पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है जिसको 3 नाम दिए गए हैं। या तो आप यूनियन गवर्नमेंट बोलो, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, या तो आप फेडरल गवर्नमेंट बोलो। ठीक है, हमारे कंट्री में जनरली सेंट्रल या यूनियन वर्ड यूज होता है, बहुत सारी जगह पे फेडरल यूज होता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश की। क्यों पूरे देश की एक गवर्नमेंट चाहिए? ताकि फॉरेन अफेयर्स कोई संभाल सके। पूरे कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे कौन रिप्रेजेंट करेगा? हरियाणा की गवर्नमेंट करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। हरियाणा की गवर्नमेंट को तो कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल। दूसरी टाइप की गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती है। प्रोविंस का मतलब क्या होता है समझना। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। प्रोविंस का बेसिक मतलब ये होता है कि कंट्री किस बेसिस पे डिवाइडेड है। ये जो आप देख रहे हो ये सब प्रोविंस है। तो हर एक प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट होगी, जिसको भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम देते हैं। कहीं कहीं पे इसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है, हमारी कंट्री में इसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो देखो पूरे देश का एक गवर्नमेंट हो गया जिसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा हर एक स्टेट का अलग गवर्नमेंट होगा। जैसे हरियाणा का अलग गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश का अलग गवर्नमेंट है, गुजरात का अलग गवर्नमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। कोई डाउट है? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और फिर तीसरा हम लोगों ने एक लेवल बनाया है जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये इंडिया जैसे कंट्री में हो सकता है क्योंकि हमारा देश ना बहुत बड़ा देश है भाई, बहुत बड़ा देश है। हमने डिवाइड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट में भी जब चले जाएंगे ना तो भाई यूपी जैसा स्टेट है। कितनी पॉपुलेशन है यूपी की पता है आपको? यूपी की पॉपुलेशन इतनी है कि आप उसको भी एक देश बना दोगे तो 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बनेगा। इतनी पॉपुलेशन है, समझ आ रहा है? यूपी बिहार की पॉपुलेशन को मिला दो तो 3rd। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बी प्राउड। बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। डरते हैं लोग हमसे, पता है? कहीं भाई अभी ब्राजील वाले कितना डरते हैं, 3rd 4th पे हैं वो लोग। कभी कल हमने एक अलग देश बना दिया यूपी बिहार को लेके तो हो गया फिर बाकी लोग का पूरे रैंकिंग में हम ही लोग दिखेंगे। मोस्ट पॉपुलेशन में भी हम ही दिखेंगे और मोस्ट पॉल्यूशन में भी। ठीक है, चलो, है ना? पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा यही होता है इंडिया में। अब देखो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भाई, ये बहुत बड़ा है, 20 करोड़ की पॉपुलेशन है इसकी। इसके अंदर भी गवर्नमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके अंदर भी गवर्नमेंट ले लेते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट लेंगे, पर उससे भी खाली कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाना पड़ेगा, तालुका का भी गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े तालुका है। तालुका की भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, हर एक गांव का गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। इस लेवल तक जाना पड़ेगा तभी देश सुधरेगा। समझ आ रहा है? पूरे गुजरात की गवर्नमेंट होगी पर हमारी सिटी की भी गवर्नमेंट है, वडोदरा की भी गवर्नमेंट होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुना है आपने? वीएमसी सुना है आपने? वीएमसी वडोदरा की गवर्नमेंट है। अब ये जो वडोदरा की गवर्नमेंट है वो अलग अलग एरिया से बनती है। जैसे ये हमारा जो एरिया है वो भी यहाँ के भी एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसको हम बोलते हैं वार्ड मेंबर्स या फिर कॉर्पोरेटर्स। क्या बोलते हैं? वार्ड मेंबर्स या कॉर्पोरेटर्स। एक और वर्ड है इन्हीं के लिए, काउंसिलर्स। हम वोट करते हैं, अभी इलेक्शन आने वाला है वार्ड मेंबर्स का, अभी आप लोग के घर आ जाएंगे कि प्लीज 2 पानी की बोतल ले लो, हमें वोट दे दो।
ये वाला सूट पहन लो, मगरमच्छ नहीं काटेगा, ये सारी बातें करेंगे आपसे, आके वोट मांगने आएंगे। समझ आ रहा है? ये लोकल इलेक्शन है। अब समझो डिवाइड ऐसे हुआ है, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। लोकल गवर्नमेंट दो वे में डिवाइड हुआ है, सुनना। एक तरफ आएगा हमारा रूरल एरिया यानी विलेज एरिया, समझ आ रहा है, जहां पे मेन वर्क एग्रीकल्चर होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं लोग। और दूसरी साइड आएगा अर्बन, ठीक है, रूरल अर्बन। तो रूरल एरिया में पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत को तालुका पंचायत भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत बोल सकते हो आप, और विलेज पंचायत, ये सबसे नीचे लेवल है, गांव तक की गवर्नमेंट होती है और इन सब का इलेक्शन होता है, ठीक है। वहीं शहर में क्या क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो बहुत बड़ी सिटीज होती है, जैसे दिल्ली हो गई, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। उनसे थोड़ी छोटी सिटीज में होता है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। और उनसे भी छोटी सिटीज जो होती है, जिसे टाउन वगैरह बोलते हैं हम लोग, वहां पे होता है नगर पंचायत नहीं होता है, नगर परिषद होता है, ओके, पंचायत डाल दिए मैंने, ठीक है, नगर परिषद, क्लियर है। इंग्लिश में समझना आप लोग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो बड़ी सिटीज में होता है, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल उससे छोटी सिटीज में होता है, और फिर आता है म्युनिसिपैलिटी, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो सबसे छोटे शहरों में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे दो, आनंद इज वन ऑफ द एग्जाम्पल सच सिटी, ठीक है। और क्या है, वलसाड, हाँ, वापी, है ना, ये तापी, ये सब बहुत ही छोटी अर्बन एरियाज है। रूरल एरियाज, वडोदरा में भी रूरल एरिया है, रूरल एरिया में ये वाली गवर्नमेंट नहीं होगी, ये वाली गवर्नमेंट होगी। तो एक बात समझना, एक ही जगह पे, एक ही डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड होता है पहले रूरल और अर्बन, समझा देता हूँ आपको। ये अगर वडोदरा का मैप है आपके सामने, तो जिस जगह पे गांव वाला एरिया है वो पहले ही डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उसे ग्रीन लैंड बोलते हैं, उस लैंड में बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते, उसको विलेज एरिया ही बोला जाएगा। चलो, ये रूरल है, वडोदरा के अंदर ही, हाँ, और ये अर्बन है, दोनों वडोदरा के अंदर आएगा। तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं, इनके यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आएगा, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे पंचायत आएंगे। सिंपल है, उसी वे में डिवाइड किया है। अगर आप देखो, पूरी कंट्री का वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, जिसमें टॉप पे यूनियन गवर्नमेंट है, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। हर एक कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो, यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए में यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, इनफैक्ट स्टेट के पास ज्यादा पावर है। समझाऊं मैं आपको एक बात, यूएसए का एक केस समझाता हूं। अगर यूएसए में लीगल एज ऑफ मैरिज लेते हैं, लीगल एज ऑफ मैरिज लेते हैं, कुछ स्टेट में वो 18 है, कुछ स्टेट में वो 21 है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है 21 रखो, कुछ स्टेट ने 18 बनाया, कुछ स्टेट ने 21 बनाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ है। ट्रैफिक रूल्स का जो फाइन है हर एक स्टेट में वेरी करता है, एजुकेशन सिस्टम हर एक स्टेट में वेरी करता है, वहाँ पे स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। हमारे कंट्री में सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है, ध्यान रखना, इसके पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इससे थोड़ा कम पावर है, हाँ, लेकिन इन दोनों की पावर्स डिवाइडेड है, ठीक है, इन दोनों की पावर्स डिवाइडेड है। अब मैं आपको थोड़ा पावर्स के बारे में बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो पावर्स डिवाइडेड है, एक कंट्री की गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में काफ़ी बार इशू होता है, इन दोनों के बीच में, इसीलिए इन लोग का काम ऑलरेडी डिवाइड रखा है। आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा, कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, फॉरेन ट्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। ऐसे टोटल मिला के 97 सब्जेक्ट्स हैं इनके पास,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट। क्या बोला जाता है? यूनियन लिस्ट। पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी। स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए पंजाब का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर से, क्योंकि वो स्टेट एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर रही है, ये स्टेट नहीं कर पा रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देता तो सब पे इक्वली ध्यान देता। ठीक है। इरिगेशन इनके अंडर आता है। नहीं, इसमें रिवर का इश्यू हो जाता है ना। अब जैसे कि इरिगेशन को लेके 2 स्टेट इंडिया में अभी लड़ रहे हैं, काफ़ी स्टेट लड़ रहे हैं। 2 स्टेट का नाम बताता हूँ मैं आपको, तमिलनाडु कर्नाटका। इन दोनों के बीच में कावेरी रिवर का इश्यू चल रहा है। पता है आपको, इतना लड़ते हैं लोग कावेरी रिवर के लिए कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से हमें एक अलग कोर्ट बनाना पड़ा, जिसको बोलते हैं वाटर ट्रिब्यूनल। वाटर ट्रिब्यूनल बहुत सालों से लड़ रहे हैं, 20-30 सालों से लड़ रहे हैं लोग कावेरी रिवर को लेके। कर्नाटका बोलता है कावेरी हमारी है, कावेरी रिवर हमारी है। ठीक है। तमिलनाडु बोलता है नहीं हमारी है। ठीक है। कर्नाटका क्या करता है? डैम बना देता है और पानी को आने नहीं देता है, रोक देता है। और ये लोग तमिलनाडु वाले जाके वो डैम तोड़ देते हैं और पानी आने देते हैं। तो ये इशू चल रहा है देश के अंदर ही, 2 स्टेट फाइट कर रहे हैं, इसीलिए इरिगेशन को भी अलग सब्जेक्ट रखा है। ठीक है। अच्छा, इनके जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, इसमें आई गेस 47 सब्जेक्ट्स के आसपास है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। अच्छा, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स में दोनों मिलके काम करते हैं। बोथ हैव पावर्स, बोथ हैव पावर्स इन सम सब्जेक्ट्स। उसको बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। क्या बोला जाता है? कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। इसमें आता है पुलिस, पुलिस में दोनों मिलके काम करते हैं। क्या हुआ? कोई इशू? कम कर दे टेम्परेचर और कम करें? अच्छा, समझ आया? समझ आया? एक बार और ये देखो, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। किसी को भी डाउट है वर्टिकल पावर शेयरिंग में? क्लियर है? पक्का? चलो, नेक्स्ट टाइम है ना अभी अपने पास? अच्छा, जाते जाते मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा, अलविदा। ठीक है, अलविदा, और मिलते रहना आप लोग। अगली बार से अच्छा रहेगा कि अगर आप जागे रहे पूरे टाइम,